राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा और आज मैं पढ़ रही हूँ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के अंतर्गत अपभ्रंश काल। तो इन्होंने जो भूमिका लिखी है इसको ज़रूर देखना चाहिए। इन्होंने कितने प्रकरण में बांटा, कितने भाग में। प्रकरण तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा है। तो पहला है अपभ्रंश काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और आधुनिक काल। तो समय पूछता है। अपभ्रंश काल का कोई समय नहीं दिया। भक्ति काल 1400 से 1650 और रीतिकाल 1650 से 1857। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पुराने लोगों का भी स्वागत है। अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो ज़रूर पूरा देखें और LT ग्रेड का प्री दिए हो तो मेंस की तैयारी करें और लिखित परीक्षा की तैयारी करें। तो लिखित परीक्षाओं के लिए पुस्तकें पढ़ना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है और सभी पुस्तकों को पढ़िए और खुद से क्वेश्चन बनाइए और खुद से उत्तर लिखने का प्रयास करिए। तो हम आज देखते हैं अपभ्रंश काल का पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, श्रृंगार और वीर, दर्पपूर्ण काव्य, प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि, इसका वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती हैं। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबंध होना अनिवार्य है, पर उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है, क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय है जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है। तो हिंदी प्रदेश अनेक भाषाओं और बोलियां राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। क्या है वारण्य को इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए भी सिद्धांत गढ़े गए थे। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया। हिंदी ने उसकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक निरंतर के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। हिंदी जैसा कहा जा चुका है कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे अलग अलग हैं, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में भी जातीय एकसूत्रता से जुड़ी हुई हैं। अवधी भाषा भाषी ब्रजी समझ लेता है और ब्रज भाषा भाषी अवधी साहित्य। मैथिली साहित्य भी ब्रजभाषियों और अवध निवासियों की समझ में आ जाता है। ब्रज भाषा भाषी अवधी में लिख सकता है और अवधी क्षेत्र में रहने वाला ब्रजी में लिख सकता है। तुलसीदास ने तो समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों में लिखा है। एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी। हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान वही लेती। आज प्रत्येक भाषाभाषी क्षेत्र में खड़ी बोली साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुका है। इससे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध है। लेकिन इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब यह कहते हुए देखे जाते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं है तो आश्चर्य होता है। कुद्रियावत्सेव ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात में लिखा है, हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में है। यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों में आपस में बंधे हुए
रूसी लेखिका उस्कोलकोवा हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह मानती है। उनके मतानुसार ये लोग ऐतिहासिक जातीय समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। वारानिको का मत भी यही है। यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा तो वह ऐतिहासिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर बने बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा। बहुत से ऐसे प्रदेश, बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो अंध प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं। यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। इसके अंतर्विरोध इसे प्रदेशवादी नहीं होने देते। इसकी सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता इसकी जातीय विशेषताएं हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इसी जाति के माथे पर बंधता है। भक्ति आंदोलन अपने अंतर विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध इतने प्रखर रूप में इसी क्षेत्र में उदित हुआ। पर आर्थिक दृष्टि से हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ है। इन व्यवधानों के हटते ही इसकी जातीयता की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। 9वीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। अवंतिका, पारियात्र और दसपुर आदि प्रदेशों के कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं और मध्य देश के कवि यो मध्य देशम निवसति स कवि सर्वभाषा निषेढ़। यदि किसी भाषा में विशेष रुचि नहीं है, वह सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। मध्य देश की माटी का ही गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देती है। संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि बिट, बहेलिया आदि के बीच बैठते थे। अतः ऐसे कवियों की भाषा जनभाषा हो सकती है, किंतु उत्तर भारत जो सामान्यतः हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा होगा की लोक भाषाएं 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों ने किया है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049 में मिलता है। उसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था। सईद के अनुसार कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने महमूद की प्रशंसा में लुगात ए हिंदू में एक कविता लिखी थी। लुगात ए हिंदवी का अर्थ है हिंदवी शब्द, पर यह हिंदवी क्या है? संस्कृत और अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है। खेद है कि उपयुक्त कविता अप्राप्य है। प्रसिद्ध जीवनी लेखक औफी 13वीं शताब्दी ने बताया है कि लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मूसा सलमान जन्म 1050 ने हिंदी में एक दीवान लिखा था। संभवतः यह लाहौरी में बोली में लिखा गया होगा। अमीर खुसरो 1253 से 1325 में भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है, बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंद देश के निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्पष्ट है कि हिंद से हिंदी बना, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है। यह प्रश्न कि शब्द कब और कहाँ से आया और कैसे बना और किनके द्वारा प्रयुक्त हुआ आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। इसके संबंध में दो मत प्रचलित हैं, प्राचीनतावादी पंडितों का मत और भाषा वैज्ञानिकों का मत। पहला मत हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है। मेरुतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है, हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हिनश्च दूषयत एव हिंदूर युच्यते प्रिय। अर्थात हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ म्लेच्छ है। मेरुतंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ था, अतः इसकी प्रामाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है।
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया है कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट दारा के अभिलेखों, अवेस्ता ग्रंथ, वेंदिदाद आदि में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। वेंदिदाद में हत हिंदू सप्त सिंधु के अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है। प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंदू व हिंद या भारत के अर्थ में प्रयुक्त है। हिंदू का ऊ लुप्त होकर हिंद रह गया, इसी से बना हिंदी। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ईरानी में स ध्वनि नहीं होती और 9 महाप्राण ध्वनियाँ ही मिलती हैं। सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर ईरानियों के यहाँ स का ह और ध का द हो गया। रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की है। हिंदी शब्द कैसे बना, इसके बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे और वहाँ के निवासियों को हिंदू या हिंदुई या हिंदी कहने लगे। स का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाई होती होगी, इसलिए उन्होंने स की जगह ह कहना शुरू किया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, साज, सागर आदि 25 शब्द हैं जिसमें ईरानियों को स का उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, उनके क्रियात्मक शब्द भी है बहुत से ऐसे हैं जो स से शुरू होते हैं, जैसे साजिदन, बनाना, सखन, तौलना इत्यादि। इसमें ईरानियों ने स के स्थान पर ह का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। इसके सिवा श से आरंभ होने वाले या स और श से युक्त सैकड़ों ऐसे शब्द फारसी में हैं जिनके समानांतर भारतीय भाषाओं के शब्दों ने श का स्थान ह को दिया है। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में, इस समस्या पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि स का ह में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में स भी है और उसके स्थान पर ह भी उच्चरित होता है। इससे ध्वनि होता है कि ह ध्वनि जो यहाँ के किसी प्राकृत में स के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुँची। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हफ्त और असुर को और कहना आरंभ किया। रामविलास जी ने स ह संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया है वह सही है। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में समर्थ है, पर यह अनुमान सही नहीं मालूम पड़ता है कि किसी प्राकृत की ह ध्वनि जो स के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश में स से उच्चरित होने वाले शब्दों को ह कर दे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी। उसके सभ्य लोग सिंधु को हिंदू, सप्त सिंधु को हत सिंधु बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था। ईरानियों को ये शब्द यहीं से मिले, इन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। आर्यों ने हिंदू को सिंधु कह दिया तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहुई से जोड़ते हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां 531 से 579 ने वज्रोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी कहा गया है। यहाँ पर ज़बान हिंदी का अर्थ संस्कृत है। 1227 में मिन्हाजुस्की की पुस्तक हबकाते नासिरी में बताया गया कि ज़बान हिंदी में बिहार का अर्थ मदरसा होता है। यहाँ ज़बान हिंदी का अर्थ पाली या अपभ्रंश होगा। प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न बतूता 1333 रेहला इब्न बतूता में लिखता है, किताबत अलाबाज अलजदरात दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। ज़बान हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंदी के रहने वालों की भाषा, पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। यह निश्चित ही भारत की कोई बोली रही होगी। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदुई, हिंदवी, हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय में हुए, कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी के लिए, कभी लाहौरी और कभी देहलवी के लिए। जैसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेते आए, जही में हमारा प्रेम कर सभे सराहे ताए। यहाँ पर हिंदवी अवधि है, जैसी इसी को भाषा भी कहते हैं। आदि अंत जस गाथा अहे, लिखी भाषा चौपाही कहे। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। अपने भेदभावी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदवी और हिंदुई
हिंदुई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। इन लोगों को ईसा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए थी। उसी में लिखा है, कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। यह तो हिंदवी की बात हुई। नूर मोहम्मद अपनी अवधि को हिंदी कहते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखों का जो बहुते हिंदी भाखों। नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले गिरिधर राय ने 1743 में हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। हिंदी माही फकीर के अक्षर लागे 3। यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर भी अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं। क्या जानूँ लोग कहते हैं किसको सरूरे कल्ब, आया नहीं है लफ्ज़ हिंदी जबां के बीच। दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भ्रम फैलाया गया है कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं। वहाँ पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए हैं। उन्होंने लिखा है, जबां हिंदी हिंदवी मुझ सूँ होर देहलवी, ना जानूँ अरब होर अजब मसनवी। अतः स्पष्ट है कि हिंदी, हिंदुई और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं-13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे। यह कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता था और अमुक शब्द मुसलमानों द्वारा अनैतिहासिक और शरारतपूर्ण है। इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर पुनः बहस प्रारंभ हो गई है। हिंदी और उर्दू एक ही जात का साहित्य है या दो जातियों का? हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं? इस बहस के पीछे भी सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ अकादमिशियनों का हाथ है। उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा विधि का अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है, दोनों का अंतर बहुत कम है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक है। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में हुआ। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा, सो पाठशाला के लिए महाराजा धीराज सकल गुण निधान पुण्यवान महाजान मारकुइस बलजली गवर्नर जनरल प्रतापी के राज्य में श्रीयुत गुणगाह के गुनियन के सुखदायक जान गिलक्रिस्त की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लू लाल कवि आगरे वाले ने इसका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में करनाम प्रेम सागर धरा। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित हैं। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है, पर बोलचाल की भाषा एक है। दोनों ही अपने मूल स्रोत से प्रेरणा लेती हैं। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में है। वह उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग है जैसे बोलचाल की अन्य बोलियां और भाषाएं। बोरिस क्ल्यूये द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत जाति तथा भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा गया है, उपरोक्त सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समस्या में अपनी जातीय भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं करती हैं और विशेष क्षेत्र में साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संगठक अंग को प्रतिनिधित्व करती हैं। वारेनिकोव ने स्पष्ट लिखा है, एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। तो ये हमने पढ़ा, जिन्होंने जो बांटा है बच्चन सिंह जी ने, अपभ्रंश काल के अंतर्गत हिंदी भाषा जाति और साहित्य। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है अपभ्रंश काल को। अच्छा, 4 भागों में भी तो मतलब पढ़ने को पूरे हिंदी साहित्य को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल बोला है।
तो हमने हिंदी भाषा और जाति साहित्य पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।